नमस्ते नमस्कार राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान के बारे में यानी जनरल साइंस का हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईंधन यानी कि फ्यूल। देखिए फ्यूल का क्या है, हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है खाने के बिना। तो हमारा ईंधन खाना है। उसी तरीके से बात की जाए किसी भी वाहन की, व्हीकल्स की, या फिर आप मिसाइल की बात करें, रॉकेट्स की बात करें, हर किसी में किसी ना किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल के बारे में। तो जल्दी से अलर्ट हो जाइए और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक यानी कि डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन यानी कि फ्यूल की परिभाषा। अब फ्यूल को डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जब वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करता है, लेकिन जलने पर वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करे। ध्यान दीजिएगा, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? फ्यूल कहलाता है। हर वो चीज ईंधन है जो जलने पर आपको ऊष्मा दे रही है और एनर्जी, ऊर्जा प्रदान कर रही है, तो वो सभी क्या है? आपके फ्यूल्स हैं, ईंधन है। अब हम पढ़ने वाले ईंधन के बारे में थोड़ा और डीपली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए आइडियल फ्यूल, आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? एक आदर्श विद्यार्थी, उसमें एक अच्छे गुण होते हैं। इसी तरीके से आइडियल फ्यूल भी एक अच्छा ईंधन वो होगा जिसमें क्या है? सभी गुण होंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके इसके सभी गुणों के बारे में। कोई भी चीज आपको अच्छी तब लगती है अगर आप घर पसंद करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आसपास मार्केट है या नहीं है। सिमिलरली जब आप एक आइडियल फ्यूल लेंगे तो आप ये देखेंगे क्या वो रेडिली अवेलेबल है या नहीं, यानी वो आसानी से आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है कि नहीं। आप देखिए घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बड़े आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, आप उसे अच्छे से स्टोर करके रख सको। ऐसा ना हो कि वो एकदम से विस्फोट कर जाए। कई बार सिलेंडर भी फट जाता है पर वो हमारी ही कमियों के कारण फटता है। तो अगर आप उसे तरीके से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप उन फ्यूल्स को क्या है? इजी टू स्टोर भी कर सकते हैं। इनके अलावा आइडियल क्या है? वो सस्ता होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, रेडली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू यूज होना चाहिए। ये तो हो गए बेसिक से। इनके साथ साथ जब भी कोई फ्यूल जलता है तो स्मोक, धुआं ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर वो धुआं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या एशेज, उसमें से राख निकल रही है, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। और अगर वो हमारे पर्यावरण के फ्रेंडली नहीं है तो उसमें क्या है? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला है। और अगर वो प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है तो उसे हम जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में जमा होती हैं, फिर एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और तरह तरह के ग्रीन हाउस इफेक्ट और पता नहीं कैसे कैसे इफेक्ट्स हैं, केमिकल इफेक्ट जो हमारे पर्यावरण को झेलने पड़ते हैं और हमें भी। ठीक है, तो ये आइडियल फ्यूल है जो मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इनके अलावा भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको अलग से पॉइंट बना दिए हैं। देखिए कैसे आइडियल फ्यूल में सबसे पहले आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान, ऊष्मा यानी कि हीट, हीट यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हर उस फ्यूल की, यानी कि फ्यूल बर्न होने पर, यानी आप बात करो 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम फ्यूल को, 1 ग्राम ईंधन को आप जला रहे हो तो उससे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग या बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम का फ्यूल जलने पर आपका जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही गुड फ्यूल होगा। ध्यान दीजिएगा, जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही गुड फ्यूल होगा। तो ये भी हो गया एक आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इसके यूनिट्स होती है, जैसे हम हर चीज के यूनिट्स पढ़ते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसी तरीके से इसकी भी होती है। ये देखो अलग अलग तरीके से है, आप इसे किलो जूल पर ग्राम में भी देख पाएंगे। देखिए इसकी यूनिट बता रही हूं मैं, किलो जूल पर ग्राम में भी कहीं ना कहीं लिखी होगी, या जूल पर केजी में भी लिखी हो सकती है, या फिर क्या है कैलोरी पर जूल में भी लिख सकती है, यानी कि ये किलो कैलोरीज में हो सकती है या कैलोरीज में हो सकती है। तो इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है क्या? आपका है कैलोरीफिक वैल्यू। आगे देखिए, ये तो इनकी यूनिट्स थी, आपको इनके बारे में पता चला कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय बर्निंग दिस। अब बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछने वाले हैं कि सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। तो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। और बात की जाए सबसे कम की, क्योंकि दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एक तो सबसे ऊपर जो है और एक जो सबसे नीचे है। तो सबसे जो
क्या है वो होती है बायोगैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आपकी क्या है, इसको या तो लिखा होगा 15,000 अगर जूल में है और किलो में होगा तो 15 लिखा होगा, और जब 150 लिखा होगा। और इसमें क्या है, बात की जाए बायोगैस की तो वो कितनी है 35 to 40 रहती है किलो जूल पर ग्राम। तो ये भी आपके क्या है किलो जूल पर ग्राम, या आप इसे 150 किलो जूल पर ग्राम लिख लीजिए, और ये 35 to 40 किलो जूल पर ग्राम। तो यह है क्या, हाइड्रोजन की सबसे अधिक और सबसे कम बायोगैस की। अब देखिए हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन को इसकी इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी की वजह से एज अ रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो रॉकेट्स भेजे जाते हैं उन रॉकेट में जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। और अगर पूछा जाए क्यों होती है, ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि उसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है इसके लिए। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, इग्निशन टेम्परेचर। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इसे आप किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किंडलिंग टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है या फिर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। इसको हिंदी में भी इग्निशन ही बोलते हैं। देखिए इग्निशन क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर, वो छोटा से छोटा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस इग्नाइट कर जाए विदाउट प्रोवाइडिंग फ्लेम और स्पार्क। यानी कि आप उस फ्यूल को ना ही कोई चिंगारी दे रहे हो, ना ही कोई आग की कोई लौ पकड़ा रहे हो, कोई फ्लेम नहीं, कोई स्पार्क नहीं, और वो अचानक से खुद ही बर्न करना प्रोड्यूस कर दे, यानी ऑटो इग्नाइट हो जाए, अपने आप जल जाए। उस मिनिमम टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा वो तापमान क्या है, इग्निशन तापमान है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रैपिड फायर का। होता क्या है, जंगलों में बहुत ज्यादा ड्राई लीव्स जबकि बंडल बिल्कुल हीप इकट्ठा हो जाता है, ढेर इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है सूरज की रोशनी बार बार उन पे पड़ती है, वो लीव्स ऑलरेडी इतनी ड्राई है, वो धीरे धीरे अपने किसको अटेन कर लेती है, इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेती है और एकदम से आग लग जाती है। तो कई बार जंगलों में आग लगने का रीजन ये भी होता है। आगे आते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर में आपका क्या, जितना मिनिमम टेम्परेचर होगा वो उतना ही गुड फ्यूल है कि वो बहुत जल्दी से बर्न हो जाएगा, आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। नॉकिंग देखिए क्या है, नॉकिंग होता है अपस्फोटन। अपस्फोटन देखिए नॉकिंग क्या है, नॉकिंग में होता ये है कि कोई भी फ्यूल अचानक से सडनली वो क्या करेगा, आप नहीं चाहते, आप नहीं करा रहे, और वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करते ही वो हिस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो होता क्या है, ये सारा का सारा फ्यूल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने में बर्बाद हो जाता है बजाय कि हीट प्रोड्यूस करने की। यानी उसे प्रोड्यूस तो हीट और एनर्जी करनी थी, लेकिन वो सारा बर्बाद किस में हो गया, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है आपका साउंड प्रोड्यूस करने में। तो उसे बोला जाता है नॉकिंग। लेकिन अब देखो ये ऐसे बर्बाद हो जाएगा तो इसको तो रोकना भी तो होगा, प्रिवेंट भी तो करना होगा। तो प्रिवेंट करने के लिए ये देखेंगे आप, इसमें क्या है TEL, तेल याद कर लीजिए आप, तेल, ठीक है, या टेल याद करना तो टेल याद कर लीजिए, तेल है इसमें। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेट्रा इथाइल लेड। ध्यान दीजिएगा, टेट्रा इथाइल लेड। आप इसे एंटी नॉकिंग एजेंट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट, क्योंकि अगर आप इसमें आप अपफोस्फोरन यानी जो भी आपका ईंधन है, अगर आप उसमें एंटी एजेंट डाल देते हैं जो कि जिसका क्या नाम है, तेल नाम है टेट्रा इथाइल लेड, तो अपस्फोटन को रोका जा सकता है। मतलब ये इसके विरोधी है, ठीक है। अपस्फोटन विरोधी जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, तेल है, टेट्रा इथाइल लेड। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि नॉकिंग को क्या कर सके, रोक सके। अब जितनी ज्यादा आइडियल फ्यूल क्या होगा, जितनी ज्यादा नॉकिंग वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही गलत होगा। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा नॉकिंग वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्यूल गुड नहीं है, वो फ्यूल अच्छा नहीं है। आते हैं अगला ऑक्टेन नंबर की ओर। ऑक्टेन नंबर एक नंबर होता है, जैसे गैस सिलेंडर्स पे भी नंबर लिखे होते हैं, इसी तरीके से ऑक्टेन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन पे नंबर होते हैं जो आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका फ्यूल कितना अच्छा है या कितना गलत है। अब ये किसके अपोजिट होता है, नॉकिंग के। देखिए जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही कम क्या होगा, आपका नॉकिंग होगा। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा आपका ऑक्टेन नंबर होगा नॉकिंग वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका मतलब फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि नॉकिंग वैल्यू का कम होना बहुत जरूरी है। तो जहां पर भी ऑक्टेन नंबर ज्यादा लिखा हुआ है यानी कि वो फ्यूल बढ़ता जा रहा है अच्छाई की ओर, यानी आइडियल फ्यूल की ओर। तो आगे है आपका टाइप्स ऑफ फ्यूल, जो हमारा मेन पार्ट अब शुरू हो रहा है। इसे ये आपकी जनरल इंट्रोडक्शन थी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फ्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो फ्यूल आपका देखिए हम तीन तरीके से देखते हैं। एक है हमारा सॉलिड फ्यूल, सेकेंड है हमारा लिक्विड, और थर्ड है हमारा गैसियस फ्यूल।
ठीक है। सॉलिड आप जानते हैं, लिक्विड सॉलिड में क्या है आपके किस तरीके के फ्यूल है, जैसे कि आपका वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, आपका कोल है, ठीक है, वुड, कोल, ये सभी आपके सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या क्या है, जैसे कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो जितने भी इंजन ऑयल्स होते हैं ये सभी किसमें आ गए, कैरोसिन ऑयल, और ये सब लिक्विड ऑयल में आ गए। लेकिन बात की जाए गैस की, तो गैस में आपका क्या है, सबसे पहले नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस में आपका एलपीजी, सीएनजी हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी गैस है, जैसे कि वाटर गैस होगी, प्रोड्यूसर गैस हो गई, कोल गैस होगी, ये सारे गैसेस के टाइप या सॉलिड के टाइप, लिक्विड के टाइप आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके साथ, सॉलिड के साथ। देखिए सॉलिड में हम देखिए लकड़ी को तो जानते हैं बड़े आसानी से, हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज वगैरह भी याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोयले को लेकर। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने सॉलिड में कोल के साथ। कोल यानी कि कोयला। कोल सिर्फ कोयला नहीं है, इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका यही अटेम्प्ट हो जाता है, तो मिस नहीं कीजिए कि ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, तो ब्लैक गोल्ड के नाम से कोयला यानी कि कोल को जाना जाता है। अब कोल भी अकेला नहीं है, इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। देखिए कोल अकेला नहीं है, इसकी फर्दर कितनी टाइप्स है, 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है पीट की, ठीक है। हम यहां से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब निम्न से लेकर उच्चतम कोटि की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आपका आता है पीट। अब देखिए पीट है जो सबसे लो क्वालिटी का कोयल होता है, मतलब उसमें बहुत अच्छे गुण नहीं होते हैं, बहुत निम्न कोटि का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें केवल 40 से 45% कार्बन होता है। ध्यान देना है आपको कि पीट में केवल 40 से 45% ही कार्बन होता है, इसके लिए बहुत अच्छा कोल नहीं। साथ ही साथ ये स्मोक यानी कि धुआं और एशेज यानी राख दोनों ही प्रोड्यूस करता है। तो ये अच्छा फ्यूल में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या है, हमारा तो अच्छा फ्यूल यही होता है जो धुआं भी प्रोड्यूस ना करे और रेजिड्यूज भी ना हो, यानी बचे हुए कुछ अवशेष भी ना हो। तो ये तो अच्छी कैटेगरी में हमारा आ ही नहीं रहा, जो कि हमारा पीट है। दूसरे की ओर चले तो सेकंड है आपका लिग्नाइट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, इसे हम ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें है 65 से लेके 70 या कहीं जगह 55 से भी लिखा होता है, मतलब ये मान लीजिए 55 अबव ले लीजिए। 65 से 70% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, लेकिन ये बर्निंग पे वाटर वेपर रिलीज करते हैं, H2O वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं, H2O वेपर्स, इसलिए ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटीज इसकी भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्राउन कोल कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए दिमाग में कि लिग्नाइट ही ब्राउन कोल होता है। तो तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए अब तीसरा है आपका बिट्यूमिनस। थर्ड इज बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस जिसे हम सॉफ्ट कोल बोलते हैं। सॉफ्ट कोल यानी कि कैसा कोयला, नरम कोयला। अब देखिए आपके जितने भी डोमेस्टिक यूजेस होते हैं, ये जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर आपने देखा होगा पहले वो प्रेस चलती थी, आजकल भी कई जगह चलती है कोयले वाली प्रेस, तो वो क्या है, उसमें कौन सा कोयला इस्तेमाल होता है, बिट्यूमिनस कोयला होता है, जिसमें आपका 70 से 75% कार्बन होता है। कहीं कहीं किताबों में ये 80 भी चला जाएगा, मतलब अराउंड इतना ही है, 70 to 80, ठीक है, या 85 तक मैक्सिमम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाता है। ये क्वालिटी किसमें हो जाती है, बिट्यूमिनस वाले की बात हो जाती है। अब आखिरी यानी कि सबसे उच्चतम क्वालिटी, तो सबसे आखिरी में आता है आपका, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ आपको, एंथ्रासाइट। कौन सा है आपका फोर्थ, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो है एंथ्रासाइट। और बात की जाए एंथ्रासाइट में, तो इसमें 85% से ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। 85% से ज्यादा कार्बन की मात्रा, यानी कि स्मोक और एशेज और किसी तरीके के रेजिड्यूज या वाटर वेपर्स की मात्रा ना के बराबर, यानी कि सबसे बेस्ट कोल यानी कि एंथ्रासाइट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कोयला या सबसे बेस्ट सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वो एंथ्रासाइट है। ब्राउन कौन सा है, तो ब्राउन लिग्नाइट है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है, तो वो पीट में होती है। सॉफ्ट कोल किसे कहते हैं, तो वो बिट्यूमिनस को कहते हैं। या फिर आप डोमेस्टिक पर्पस में कौन सा कोयला इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिट्यूमिनस है। तो चलिए आगे देखते हैं किसकी और, अपने गैसियस फ्यूल की ओर।
तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं लिक्विड फ्यूल में जितने भी है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बने हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन को मिलके अलग अलग चेन है इनकी, कार्बन की मात्रा किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो अब मेन जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो या तो सॉलिड फ्यूल यानी कोयले से होते हैं या फिर गैसियस फ्यूल से होते हैं। गैसियस फ्यूल अपने आप में ही बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और इसकी 5 टाइप्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय ना लेते हुए। गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल में सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल यानी नेचर से ऑब्टेन, नेचर से यानी इनके खुद के क्या है, कुएं होते हैं। जैसे पेट्रोलियम वेल्स होते हैं, यानी धरती के अंदर जो चट्टानें हैं उनके बीच में इनकी लेयर्स होती है। इम्परवियस रॉक्स है, उनके बीच में क्या है, ऑयल है, वाटर है, और सबसे ऊपर क्या है, रहती है गैसियस, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती है। गैस की अब क्या है, 2 नेचुरल गैस है जो मेन है हमारे पास, जो प्रकृति से मिलती है, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। ये है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और है एलपीजी, जिसका क्या नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी आजकल हम अपने वाहनों में, व्हीकल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पॉल्यूशन फ्री होती है, इको फ्रेंडली होती है। और बात की जाए एलपीजी की, तो एलपीजी हमारे जितने भी घर में जो सिलेंडर होते हैं ना, एज अ कुकिंग हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें इस्तेमाल होता है एलपीजी। और जानते हैं इनके मेन कंपोनेंट के बारे में, ये तो इनको नाम दे दिया कि सीएनजी कंप्रेस, वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, सिलेंडर में फिल हो जाती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर। लेकिन मेन तो बात उनके मेन कंपोनेंट की है कि वो किससे मिलके बने हुए हैं। तो जो पहला है यानी कि सीएनजी है, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो होता है मीथेन। तो ध्यान देना है कि सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन का जो फॉर्मूला है वो होता है CH4, क्योंकि मीथेन का अक्सर पूछा जाता है, तो CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। बात की जाए एलपीजी की, तो वो मिश्रण है, वो मिक्सचर है, किसका, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। किसका मिक्सचर है, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। आते हैं कि नेचुरल गैस की मेन कंपोनेंट क्या है। तो देखिए 95% तो इसमें हाइड्रोकार्बन है ही है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन जब मिक्स होके कंपाउंड बना लेते हैं, तो 95% मात्रा इसमें हाइड्रोकार्बन की है, जबकि 80% मात्रा इसमें मीथेन यानी कि CH4 की है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा गैस या कौन सा कंपाउंड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हर फ्यूल को हम आइडियल नेचर देखते हैं। अब इसके आइडियल नेचर में प्रॉब्लम ये आती है कि एलपीजी और सीएनजी जो होती है वो ना कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई स्मेल ही नहीं होती। तो उस होता क्या है, दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना घटेगी क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि गैस कितनी ज्यादा लीक हो रही है। इसके लिए आपके सिलेंडर्स में एक केमिकल मिलाया जाता है उस गैस के साथ, जिसकी वजह से आपको स्मेल आ जाती है लीकेज होने की। तो आपको पता लग जाता है, पहले से अंदेशा हो जाता है कि कहीं ना कहीं गैस खुली हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए वो केमिकल कौन सा है। तो इथाइल मरकैप्टन उस केमिकल का नाम है जो गैसों में ऐड किया जाता है, ताकि वो अगर वो ऑर्डरलेस है तो आपको पता लगे और दुर्घटना से बचा जा सके। आते हैं अगली बायोगैस की ओर। तो सबसे पहले कि बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राई लीज हो गई, ये जो काउ डंग केक हो गई, जितना भी गाय का, भैंसों का गोबर होता है, ये जितना भी एनिमल्स का फेशियल मैटर जो वेस्ट होता है, वो सब डंप कर दिया जाता है एक बहुत बड़े पिट में, बहुत बड़े गड्ढे में उसको डंप कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें पैदा होते हैं और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट करने जाते हैं, गैस में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं, ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है। क्यों, एक तो वेस्ट सारा रिमूव हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरा क्या है, इससे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसमें मीथेन की मात्रा होती है यानी CH4, जो कि अपने आप में इको फ्रेंडली है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि जब गैस प्रोड्यूस हो जाती है और उसके बाद भी जो वेस्ट बच जाता है, सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है, वो एज अ मैन्योर यानी कि खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए होता क्या है, जब गैस बन गई, आपने काउडंग वगैरह में जो भी वेस्ट था उसमें आपने पानी मिलाया, तो उसके बाद भी ड्राई वेस्ट बच जाता है। और जब आप उसे अपने खेतों में फैला देते हैं या फिर जब भी आपका बैकयार्ड बना, फ्रंट यार्ड बना, तो वहां पर क्या है, बहुत अच्छा फर्टिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है ये खाद के रूप में। आते हैं अगली जो कि एक इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर गैस। देखिए प्रोड्यूसर लिखा है मैंने, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर जिसे उत्पादक गैस के नाम से भी जाते हैं, यानी ये खुद उत्पाद की गई है, बनाई गई है। किस तरीके से, देखिए इसमें जो मिश्रण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। तो ध्यान देंगे कि प्रोड्यूसर गैस यानी कि उत्पादक गैस में जो मिश्रण है वो कौन सी गैस का सबसे अधिक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। तो चलिए जानते हैं इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में।
तो इसमें बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इसमें 70% होती है। अक्सर ये पूछा जाता है कि इनके कॉम्पोजिशन में कौन कौन से गैसेज हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाइट्रोजन 70%, कार्बन मोनोऑक्साइड 25% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड केवल 4% होती है। तो जितनी कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़िया है। नाइट्रोजन 70% है, इसीलिए इसको CO और N2 का मिक्सचर कहा जाता है मेनली। आते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे, 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर केजी इसकी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यूज है। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए कि 1100 से लेके 1750, यानी जब आप 1 किलो फ्यूल को बर्न करते हैं तो इतनी जो अमाउंट है 1100 से 1750 किलो कैलोरी एनर्जी वो अमाउंट की प्रोड्यूस कर रहा है। आगे आते हैं इसके बाद कि इसका यूज कहां होता है, तो बात की जाए कि कांच और जो आपका इस्पात इंडस्ट्री होती है, जो स्टील इंडस्ट्री है, उसमें इसका क्या है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। हमारी नेक्स्ट टाइप जो है वो है कोल गैस, यानी कि कोयले से ऑब्टेन वाली होने वाली गैस। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसके किसके बारे में, इसके मेन कंपोनेंट के बारे में। हाइड्रोजन इसमें 54% है। आपको ये वैल्यू इसलिए बताई जा रही है कि अगर एग्जाम में पूछे तो आपसे कुछ मिस नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, 54% है, फिर धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे मीथेन है वो 35% है, कार्बन डाइऑक्साइड 3%, कार्बन मोनोऑक्साइड 11% और हाइड्रोकार्बन की मात्रा केवल क्या है, 5% है। अब जानते हैं इसके नेचर के बारे में, तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है बड़े जल्दी से आग पकड़ लेना, ठीक है, बहुत वॉलेटाइल नेचर है। कलरलेस होती है विद पंजेंट स्मेल, जैसा कि हमने पढ़ा कि एलपीजी सीएनजी में तो कोई स्मेल ही नहीं होती, इसके लिए हमें इसमें इथाइल मरकैप्टन ऐड करना पड़ता ताकि दुर्घटना ना घटे। लेकिन कोल गैस का ये बेनिफिट है कि इसकी खुद की ही बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी तीखी स्मेल होती है। उसके बाद ये ऑब्टेन किससे होता है, तो भंजक आसवन यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोयले का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर पूरा का पूरा डिस्टिलेशन किया जाता है इसका अलग अलग, तो बहुत अलग अलग टेम्परेचर पर फ्यूल ऑब्टेन होते हैं। कहीं पर केरोसिन हो रहा है, डीजल हो रहा है, बिल्कुल उनके तापमान के अनुसार ऑब्टेन होते हैं। तो वहीं पर एक कोल गैस भी निकलती है जिसे हम कोयले से उत्पन्न गैस बोलते हैं और इंडस्ट्रीज में इसका बहुत इस्तेमाल है। आगे आते हैं वाटर गैस, नाम ही इंडिकेट कर रहा है पानी से उत्पन्न हुई है कोई गैस, तो बिल्कुल सही। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 49% है और कार्बन मोनोऑक्साइड 45% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम जो कि क्या है, 4.5% है। अब देखिए बनती कैसे है, होता क्या है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या है, कार्बन बनता है, अलग हो जाता है कार्बन सेपरेट, और ये जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में निकलता है, यानी वेपर्स की फॉर्म में निकलता है और यही ये इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। तो ये बन गई आपकी वाटर गैस। बात की जाए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की, तो आप देख रहे हैं बाकी सब में कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत अच्छी दिखाई हुई है कि 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर केजी, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन जहां बनाना है आपको, अल्कोहल जहां बनाना है वहां पे अपचायक के रूप में यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होती है कौन सी गैस, तो वाटर गैस। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्यूल से रिलेटेड। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में। जो आप सिगरेट लाइटर इस्तेमाल करते हैं, यानी सिगरेट जो भी स्मोकिंग करते हैं और वो जो लाइटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सी गैस पाई जाती है कि वो एकदम से इग्नाइट हो जाता है, एकदम से जल पड़ता है, तो उसमें होती है ब्यूटेन गैस। ध्यान रखेंगे कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है। दूसरा बात की जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिक्विफाई स्टेट में है यानी लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन एज ए रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन को तो हम रॉकेट में इस्तेमाल करने ही लगे हैं एज अ फ्यूल, ऑक्सीजन को भी अगर लिक्विफाई कर दिया जाए तो वो क्या है, एज अ ईंधन के रूप में काम कर सकता है। अल्कोहल और पेट्रोल पावर अल्कोहल कहलाता है। अगर आप अल्कोहल में पेट्रोल की मात्रा ऐड कर देते हैं तो उसे हम पावर अल्कोहल करते हैं क्योंकि उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने लग जाता है। और इसको आज के समय में ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके बारे में अभी भी चर्चा चल रही है कि इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आगे आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो आपसे ना एग्जाम में परिमाण पूछ लिया जाता है कि कोई एक तो फैक्टर, कोई एक पैरामीटर बताओ कि जिसके ऊपर किसी भी ईंधन की
क्वालिटी डिपेंड करती है। हमने इतने सारे पैरामीटर्स पढ़े, इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा, ये पढ़ा, नॉकिंग पढ़ी, ऑक्टेन नंबर पढ़ा, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि जिसके ऊपर आइडियल फ्यूल की क्वालिटी मैटर करती है कि वो किस कोटि का है, तो वो क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करती है। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू का पता होना चाहिए, ऊष्मीय मान कितना है उसका। तो आते हैं आखिरी यानी कि हाइड्रोजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर एग्जाम में भी पीछे भी पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है। फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य में जैसे जैसे धीरे धीरे हम एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, हमारे जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो भविष्य में किसको इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे हमारे भविष्य के फ्यूल के रूप में। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।